बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रश्न संख्या 2 का पहला वाला पार्ट। क्या कह रहा है देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें करना क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को देखिए। तो सबसे पहले हम एक आयताकार भूखंड बनाते हैं। देखिए यह मेरा आयताकार भूखंड है। ठीक है, अब जो प्रश्न में बोल रहा है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यह वाला भाग होता है ये। ठीक है, और यह कितना है क्षेत्रफल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। कितना है अंग्रेजी में 528 मीटर स्क्वायर, यह इसकी एरिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देख लो ये, तो इस चीज को समझना है। माना इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई इसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये इसकी क्या है, लंबाई है। लंबाई को L से दिखाते हैं, माना चौड़ाई को B से दिखाएं। ठीक है, तो लंबाई दे रखी है, लंबाई चौड़ाई, यानी कि यदि चौड़ाई कितनी है बच्चों, x मीटर है। कितना है, x मीटर। यदि इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2y + 1। इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई कितनी है x का दुगना कितना हो गया 2x, x का दुगना कितना हुआ 2x से एक अधिक है। एक अधिक है का मतलब धन एक। आगे बात समझ लो। तो यहां पर कैसे हल करेंगे हम हल, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, जिसको कि हम किससे दिखा रहे हैं, 20 बराबर x क्या है, मीटर है। इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात कैसे हुई। इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L गुणा B। तो लंबाई को किससे दिखा रहे हैं हम, L से। ठीक है, यहां पर L गुणा B। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L कितना है, 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है x। समझ में आ रही बात, कितना क्या, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये किसके बराबर है, ये 528 के बराबर, इसकी एरिया इतनी दे रखी है। आगे बात समझ में, इसलिए प्रश्नानुसार, ये बात समझ में आ रही नहीं, प्रश्नानुसार 2x + 1 × x बराबर 528। यहां से भी मीटर स्क्वायर कट गया, यहां से भी कट गया, दोनों साइड से। समझ में आ रही बात। बस इसको हल करो, आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगी। और उस द्विघात समीकरण को हल करके हम इस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x की घात 2, 2x वर्ग हो जाएगा। धन 1 को x से गुणा करेंगे, 528 को इधर ले आओ, ऋण 528 बराबर, तो ये क्या बनती मेरी बच्चों, द्विघात समीकरण। ठीक है,
इस द्विघात समीकरण को आप यदि सूत्र के द्वारा हल करोगे तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे सवाल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इसको 2 को इससे गुणा करोगे, फिर उसके गुणनखंड निकालना, क्योंकि बड़ी संख्या है ना, तो बड़ी संख्या में गुणनखंड निकालना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। तो इसलिए हम ऐसे सवालों में यदि मुझे x का मान निकालना है तो हम किसका उपयोग करें, सूत्र का। उससे गलती होने की संभावना क्या है, कम। अब देखिए इसका चौथा पार्ट, देखिए क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो उसके लिए द्विघात समीकरण यहाँ पर हमको बनानी है। तो स्वाभाविक बात है, यदि चाल कम होगी तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो 3 घंटे ज़्यादा लेता है। और रेलगाड़ी कैसे चल रही है, एक समान चाल से। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना इस चाल से रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी तय करनी है, 480 किलोमीटर। तो इसलिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। यहाँ पर समय निकालना है बच्चों, समय बराबर, क्योंकि हमने जो सूत्र पढ़ा हुआ है विज्ञान में, क्या पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यदि समय को ऊपर ले जाएंगे तो चाल कहाँ जाएगा, नीचे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। तो यही लगाना है यहाँ पर। तो दूरी कितनी है, 480 बट्टे चाल कितनी है, x। इतने क्या लगेंगे उसको, घंटे, समय लिख रहे हैं तो आवर लगेंगे। ठीक है, अब यह कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, यानी कि इसकी चाल है कितनी है अभी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, तो कितनी होती इसकी चाल, x माइनस 8। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने दूरी इतनी तय करनी है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। यहां भी समय निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा, फिर सूत्र दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर बट्टे चाल कितनी होगी, x माइनस 8। इतने घंटे लगेंगे उसको। अब यह जो समय है वो क्या है, इस समय से 3 घंटा ज्यादा है। समझ में आ रही बात, यह जो समय है इस समय से 3 घंटा ज्यादा है, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं उसको। समझ में आ रही बात। इसलिए प्रश्नानुसार 480 बट्टे x बराबर 480 बट्टे x ऋण 8 धन 3। आगे बात समझ में। तो यह समय 3 घंटा ज्यादा है, तो यह मेरी एक समीकरण बनेगी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको इधर ले आओ, सबसे बढ़िया। ठीक है, अब इसको हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो 480 बट्टे x माइनस 480 बट्टे x माइनस 8 बराबर 3 को ही रहने दो। ठीक है, अब देखिए यहां पर 480 क्या है बच्चों,
कॉमन है, तो 480 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x माइनस 8 इक्वल टू 3। 480 को यहाँ से हटाओगे, भगाओगे तो कहाँ जाएगा है, यहाँ नीचे हर में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? 8 4 12 कट भी जाएगा, 3 कम 3 और 1 4, 3 छक 18, 160। ठीक है, 3 से 480 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 160। और इसको कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x गुणा x माइनस 8। ठीक है, अब x का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, x ऋण 8 बार। ठीक है, ऋण x ऋण 8 का भाग इसमें देंगे तो x ऋण 8 से x ऋण 8 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर 1/160 किया आपने। ठीक है, अब देखिए अभी क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया देखो। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऋण 8 बट्टे नीचे क्या बचा, x गुणा x ऋण 8 बराबर 1/160। अब वज्र गुणन कर देंगे यहां से। ठीक है, वज्र गुणन करके फिर इसको गुणा करके तब आपको क्या मिल जाएगी, द्विघात समीकरण मिल जाएगी। रूप में व्यक्त निरूपित कीजिए। क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमें इसके लिए क्या करनी है, एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो यहां पर क्या चीज समझने का है कि क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं, क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, ये जो चीज लगाई है क्रमागत धन पूर्णांक, तो किनको बोलते हैं क्रमागत धन पूर्णांक, जो क्रम से आते हैं। समझ लो बात, जैसे क्या गिनती में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये क्रमागत धन पूर्णांक है। ठीक है, से 1 के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद 3, क्रमागत माने क्रम से। तो यहां पर हमको वो पूर्णांक पता नहीं है, तो यदि मैं एक पूर्णांक को x मान लूं, ठीक है, माना वो एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, तो x का क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, हाँ क्यों होगा, यदि मेरा एक पूर्णांक मैंने 3 मान लिया, तो अगला क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, 4 है, तो 4 कैसे मिलेगा मुझे, कैसे मिलेगा, 3 में क्या करके 1 जोड़ के मिलेगा। यदि 1 5 है तो दूसरा क्या होगा, 5 धन 1, 5 में 1 जोड़ के। यदि 1 10 है तो दूसरा क्या होगा, 10 धन 1। या मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, 3 ऋण 1 भी लिख सकता हूं, यदि मुझे 2 लेने हैं। समझ में आ रही बात, मैं 5 ऋण 1 भी लिख सकता हूं, ये भी ले सकता हूं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, इससे पहले 4 आएगा ना, समझ में आ रही नहीं आ रही। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, या इधर 10 ऋण 1, कोई 2 लेनी है तो या तो मैं ऐसे ले सकता हूं या फिर मैं ऐसे ले सकता हूं। यानी कि यदि एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक x है तो अगला क्या होगा, x धन 1 होगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आई बात, तो ये चीज समझना है इसमें बस, और कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन। या मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर x ऋण 1 भी ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो आएगा वो x ऋण 1 आएगा, और x के बाद जो अगली संख्या आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, x धन 1 आएगी। तो माना 2 क्रमागत, देखिए क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमशः इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है,
कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो लगातार आने वाला, क्रम से आने वाला धन पूर्णांक, क्रमशः x तथा क्या है x धन 1। ये बात आगे समझ में सबके। अब तो सिंपल है, इसलिए प्रश्नानुसार इनका गुणनफल दिया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि इनको गुणा करके कितना आना चाहिए, x गुणा x धन 1 बराबर 300। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। इन दोनों को गुणा, इनका गुणनफल 306 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी ये पता करनी है हमको। तो उसको हम द्विघात समीकरण बना के पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप गुणा करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x वर्ग, x को 1 से गुणा करेंगे धन x बराबर 300। अभी क्या हो जाएगा, x वर्ग धन x ऋण 300 बराबर, ये क्या बनती मेरी द्विघात समीकरण बनती है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके आप धनात्मक पूर्णांक भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हमें केवल यहाँ पर द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, समझ में आ रही बात। आप इसको हल करके क्या कर सकते हैं, पूर्णांक भी ज्ञात कर सकते हैं। हल के कौन सी विधि करोगे, या तो गुणनखंड विधि से या फिर सूत्र के द्वारा। ठीक है, समझ आ गई बात। थर्ड वाला पार्ट देखिए, इसका क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आयु संबंधी प्रश्न है, ऐसे सवाल हम हल कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे इस प्रश्न को, जो चीज हमसे पूछी जा रही है, रोहन की वर्तमान आयु, तो इसको x मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अब ये देखो, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है बोल। ठीक है, यदि रोहन की वर्तमान आयु अभी x वर्ष है, तो रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रोहन के मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बताओ, x प्लस 26, क्योंकि 26 साल बड़ी है ना उससे। यदि रोहन अभी 10 साल का है, ठीक है, माना रोहन अभी 10 साल का है, तो उसकी मां क्या है, उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी मां कितने साल की होगी, 10 धन 26 बराबर कितने साल की होनी चाहिए, 36 साल की होनी चाहिए। यह मतलब है, आगे बात समझ में। तो यदि रोहन की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, क्योंकि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए रोहन के मां की वर्तमान आयु कितनी होगी, x धन 26 वर्ष। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। अब सिंपल सा केस है, देखिए, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अब हमको क्या करना है, अब से 3, अभी से, अब माने वर्तमान प्रेजेंट एज से 3 वर्ष बाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, और रोहन की मां की आयु 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, यह निकालना। समझ लो बात पहले। तो 3 वर्ष बाद, क्योंकि अभी तो रोहन की आयु 100 वर्ष है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 3 वर्ष, क्यों होगी नहीं होगी, और 3 वर्ष बाद रोहन के मां की आयु
कितने साल हो जाएगी? अभी कितने साल के है? x धन 26 साल, x धन 26 धन 3 वर्ष, ठीक है। तो बराबर कितना? x धन 26 में 3 जोड़ेंगे, x धन 29 वर्ष की हो जाएगी, 3 वर्ष की। ठीक है बच्चों, आगे बात। अब कंडीशन लगानी, अब आपको शर्त लगानी है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो इसलिए प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस 3, ये तो किसकी आयु है? रोहन की आयु, ठीक है। उसकी मां की आयु x धन 29, x धन, तो इनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझते हैं। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले x को x गुणा x धन 29 लिखेंगे, धन 3 गुणा x धन 29 बराबर 360। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर कर देता हूँ, x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 29x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 29 3 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 87 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना? 360। तो ये हो जाएगा x वर्ग धन x वाले पदों को जोड़ देंगे, 29 में 3 जोड़ेंगे, 32x धन 87 ऋण इस 360 को इधर ले आएंगे, समझ लो। तो ऋण 360 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x वर्ग धन 32x, चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का आता है, ऋण का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो घटा देंगे, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ पर कितना रहा? 5, 15 में से 8 कम करेंगे 7, और यहाँ पर कितना रह जाएगा? 2। 360 है ना, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। ये मेरी इक्वेशन हो गई। x वर्ग धन 32 है, ऋण 273 बराबर 0, ठीक है। 7 से 10 का 0 हासिल 1, 7 में 14 15 16 का से हासिल 1 2 क्या? तो ऐसे हम चेक भी करेंगे। अब आप इनकी एज निकाल भी सकते हो, इसको हल कर, इस द्विघात समीकरण को हल करके हम रोहन की आयु और उसकी मां की आयु दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है।